बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हमारा पिछला लेक्चर जो है वो कंटिन्यू है, जिसमें हम वेरिएशन ऑफ जी को कैलकुलेट कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे। यानी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ वेरिएशन किस तरह से होता है। आपको याद होगा कि इस रिलेशनशिप तक हम पहुंच गए थे कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर। आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हुई थी। इससे आगे की बात आज हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अब हम ये कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद है, इसको हम उठा के पोजीशन बी तक ले जाते हैं। जब हम इसको उठा के पोजीशन बी तक लेके जाएंगे तो कुछ हाइट इसने कवर की, दैट इज सपोज एच। तो अब जो फासला पहले आर ई यहां से लेके यहां तक था, अब ये फासला यहां से लेके बी पॉइंट तक हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ओ। तो पहले ओ से लेके ए तक था, अब ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आर ई प्लस एच। इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। चुनाचे हमारे पास जो इक्वेशन एक यहाँ पर इक्वेशन 2 इस डेरिवेशन में मौजूद थी, वो थी g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसमें आर ई की जगह पर आर ई प्लस एच पुट कर दिया जाएगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। इससे पहले एक बात हम यहां पर और लिखते चलें। इफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड अप टू द हाइट h, ठीक है, तो फिर उस सूरत में इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी g इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन, अब ये आर ई स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे बल्कि आर ई में h को ऐड करेंगे और फिर इसको स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, हमने यहां तक काम मुकम्मल किया। उसके बाद इसको h हाइट तक ले गए। यहां से डायग्राम से पता चल रहा है कि h हाइट तक हम आ चुके हैं। इक्वेशन 2 जो हमारे पास पहले से मौजूद थी वो अब हमारे पास इसके बराबर हो जाएगी, लेकिन अब ये g के बराबर नहीं होगा। इसका g चूंकि चेंज हो जाएगा, इसलिए इस g को हम gh कर देंगे। इसलिए कि ये gh जो अब आ रहा है ये अब वो वाला g नहीं है जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर था, बल्कि अब ये g वो हो जाएगा जो हाइट h पर कुछ और हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। यहां तक सबकी समझ में बात आ गई। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यही बात हमने यहां पर अपने इस साइड वर्क में लिखी है कि GH हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। दिस इज द इक्वेशन एट हाइट h। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन 2 है जो कि ये पहले से हमारे पास मौजूद है, एक इक्वेशन 3 है जो ये मौजूद है। अब मैं ये कर रहा हूं कि इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या होता है। हम ये काम करते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए कि जो फालतू चीजें हैं जिनका हमें इस वक्त काम नहीं है वो कम से कम कट हो जाएं, रिमूव हो जाएं, उसमें से एलिमिनेट हो जाएं। इसलिए हम ये बेहतर समझते हैं कि इन दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जाए। ये भी 3 है, ये भी 3 है, वही चीज़ है, लेकिन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देने से हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, देखें वो किस तरह से अभी रिमूव हो जाते हैं। और ये बस जहन में रखिएगा कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में ऐड भी कर सकते हैं, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 को ऊपर रखें और इक्वेशन 2 को नीचे रख रहे हैं हम। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। अच्छा, डिवाइड करने का उसूल क्या होता है? इक्वेशन को इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो देखें, इक्वेशन का मतलब है कि बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है।
तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जी एच है और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड जी है, तो इसको नीचे रख के उससे डिवाइड कर दिया, नहीं इसकी लेफ्ट उसकी लेफ्ट से डिवाइड हो गई और इसी तरह इसकी राइट उसकी राइट से डिवाइड हो जाएंगी। अच्छा, अब मसला ये है कि यहां पर भी एक डिवीजन चल रहा है, यहां पर भी एक डिवीजन चल रहा है, फिर इन दोनों डिविजन्स को फिर डिवाइड कर रहे हैं। तो हम एक आसान काम ये करते हैं ये वैल्यू लिखते हैं इस तरह से जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वो वैल्यू जो वो लिखी है हमारे पास वो भी हम यहां लिख देते हैं जी, ये क्वेश्चन 2 से आ रही है, अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले इस नोटेशन इस यानी ऑपरेशन के तहत हम इन दोनों को आसानी से साफ सुथरे अंदाज में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसकी जब कैलकुलेशन होगी तो आपको पता है कि जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो ये बन जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स जो मैंने फिलहाल एक सेपरेशन के लिए लगाए थे वो मैंने हटा दिए। जी इस जी से कैंसिल, एम ई इस एम ई से कैंसिल, और ये हमारे पास जो चल रही है वैल्यू वो वही है जो ऊपर लिखी हुई थी। इस तरह से हमारे पास एक रिड्यूस फॉर्म जो आ रही है वो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। देखें, इस आर ई को इस आर ई से नहीं काट सकते, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको मालूम है कि ये जो आर ई स्क्वायर है, आर ई स्क्वायर ये न्यूमरेटर में है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसको ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर से तो हमारे पास क्या फॉर्म आती है। हम अब इस डायग्राम को भी रब कर रहे हैं इसलिए कि इस डायग्राम का अब कोई फंक्शन नहीं रह गया हमारे पास। जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर। याद है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को मैंने रेफरेंस के तौर पे लिखा है। चुनांचे ये बनेगा आर ई स्क्वायर प्लस 2re और h, ये बन गया 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी भी आर ई स्क्वायर को इस आर ई स्क्वायर से नहीं कट कर सकते, जहन में रखिएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास कुछ यूं आ रही है, आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर प्लस 2REH या 2HRE, दोनों भी बातें सही हैं, ये बन गया। अच्छा, एक बात है, अब हम यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का आपको उसूल बताते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर हमने ब्रेक किया। अगर कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस AB, मैं कहता हूँ इसमें से आप a कॉमन निकालिए। बहुत अंडरस्टूड बात है कि इसमें से a कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस b। ठीक है, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी और मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से a कॉमन निकालें, तो थोड़ी देर के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, इसमें तो a है ही नहीं, कॉमन कैसे निकालें। लेकिन हम कॉमन निकाल सकते हैं।
इसलिए कि हम एक काम ये करते हैं कि अगर हम इसमें से ए कॉमन निकालते हैं तो बज़ाहिर तो यहाँ पर ए नहीं है हमारे पास, लेकिन इसको हम चलें बल्कि यूँ कर लेते हैं कि क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए। इसको ए नहीं था ना, ए हमने लगा दिया, लेकिन लगाना अलाउ ही नहीं है, मल्टीप्लाई करना अलाउ ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही कर दिया हमने। चुनाचे हम इसको इस तरह से सेटअप इसका बनाते हैं, फिर दोनों में से ए कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा ए 1 और यहाँ बचेगा b अपॉन ए। ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ a नहीं था, a से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, अब इन दोनों में से a कॉमन निकाल लिया जैसे यहाँ से कॉमन निकाला था, और उसके बाद यहाँ बचा 1 प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हम यहीं पहुंच जाएंगे। ये एक टेक्निक है जो अभी हम यहाँ इस्तेमाल करने लगे। अब अगर मैं फर्ज कर लें कि मैं इसके बीच के स्टेप को यहाँ से मिटा दूं, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों में से एक कॉमन निकालिए, तो अब इन दोनों में से एक कॉमन निकालना समझ में आ रहा है। यहां से एक कॉमन निकाला, यहां तो 1 बचेगा। अब चूंकि यहां पर मल्टीप्लायर हमने कॉमन निकाल लिया जो कि था ही नहीं, तो हम डिवीजन में यहां डाल देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहां से एक हमने न्यूमरेटर में से कॉमन निकाला, तो डिनोमिनेटर में यहां ए पुट कर देंगे। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इस तीनों नीचे वाले तीनों फैक्टर्स में से आर ई स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं। अगर ये बात आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे तो आप इसको यहां ब्रेक करें वीडियो को, उसके बाद इसको रिवाइंड करें, फिर दोबारा से इसको, ये जो मैंने टेक्निक यहां मैथ्स की बताई थी, ये आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा। मैं यहां से डिनोमिनेटर में से आर ई स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, यहां बचेगा 1, यहां आर ई स्क्वायर था ही नहीं तो वो नीचे आ जाएगा, यहां पे भी आर स्क्वायर था ही नहीं, वो भी नीचे आ जाएगा, कॉमन निकल गया। मतलब एक टेक्निक हमें पता चल गई, हम इस टेक्निक से अब कॉमन आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जो ऊपर आर ई स्क्वायर था अब इस आर ई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक कैंसिलेशन यहां पर भी हो रही है, एक आर ई यहां है, एक आर ई स्क्वायर यहां पर है, ये आर ई इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एक आर ई नीचे बच जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे पास एक फैक्टर मौजूद है एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, देखिए एक बात यहां इंपॉर्टेंट ये है कि एच और आर ई ये दोनों फैक्टर्स हैं हमारे पास, और आर ई इसमें बड़ा है, एच हमारे पास छोटा है। तो एक मैथमेटिक्स की एक और बात समझ लीजिए, और वो ये है कि अगर कहीं 3/6 लिखा हुआ है, आपने देखा मैंने न्यूमरेटर छोटा रखा है और डिनोमिनेटर बड़ा रखा है, तो ये कटने के बाद कितना आता है 0.5। और अगर कहीं हम ये लिखते हैं 6/3, अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो 3 2 6, आंसर आया 2। तो आप ये जहन में रखिए कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो आंसर पॉइंट्स में आता है, छोटा हो जाता है, और जब डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो आंसर हमारा 1 से ग्रेटर आता है। अब ऐसी ही सूरत में अगर इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, अगर हम इसका नीचे मैं लिख देता हूं 0.5 का अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूं तो हमारे पास क्या आता है 0.25 आ जाता है। ये 0.5 था, इसका स्क्वायर और छोटा हो गया, और जब इसका क्यूब लेंगे 0.5 का क्यूब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.125, और छोटा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारे पास जो है वो इस तरह से आ रही होती है कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी जो वैल्यू है टोटल वो छोटी हो जाएगी, और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो और छोटी हो जाएगी, क्यूब लेंगे और छोटी होती चली जाएगी। चुनाचे हम क्या करते हैं कि इतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो हमने एक चीज यहां पर लिखी है कि अप्रॉक्सीमेट
करना है, ये एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है और उसकी जो हायर पावर्स है उनको हम निग्लेक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेट करते हुए। तो हम यहां पर अब ये लिख रहे हैं निग्लेक्टिंग एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर एंड इट्स हायर पावर्स। बल्कि इस वक्त तो हायर पावर्स है ही नहीं, सिर्फ इसको इग्नोर कर रहे हैं, बाकी अभी दोबारा ये फैक्टर आने वाला है, उसके बाद उसको नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्टिंग एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, देयरफॉर जो हमारे पास अब वैल्यू बन रही है वो है जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2h अपॉन आर ई, 2h अपॉन आर ई। बस ये बन गया, बच गया हमारे पास नीचे। बाकी सब ये था लेकिन इसको हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया? तो यहां तक हम जो पहुंचे हैं, तो अब यहां पे ये वैल्यू हमारे पास एक मौजूद है। इससे आगे की बात अब हम आपको बताते हैं। उसमें हम एक बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, और उसकी अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे। तो याद रखिएगा ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है इसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे, इसलिए कि नेक्स्ट क्लास में जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो बाइनोमियल थ्योरम को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप पे। आपको मालूम है कि इस पूरे ब्रैकेट की पावर यहां पर कितनी है, यहां पे पावर है 1, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 2h अपॉन आर ई होल पावर। अब ये 1 नहीं रहेगी बल्कि -1 हो जाएगी। ठीक है, ये -1 हो जाएगी। अच्छा, अब जब ये -1 हो जाएगी तो इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का जो रिजल्ट आएगा ये 1 आएगा पहले, यानी -1 को खोलना। अब आपको पता है कि अगर होल स्क्वायर होता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर से खुल जाता है, a प्लस बी होल क्यूब होता है उसे भी हम फॉर्मूले से खोल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो कैसे करेंगे, फिर उसमें बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर वक्त हम आपको इसके रिजल्ट्स बता रहे हैं। 1 प्लस 2h अपॉन आर ई, पावर -1 था, इसका तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इस प्लस को इस माइनस से जरा मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, माइनस, ये माइनस आ गया। 2h अपॉन आर ई एज इट इज। ठीक है, अच्छा उसके बाद और भी बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, इतनी सारी टर्म्स आ रही हैं कि वो इनफाइनाइट तक चलती चली जाएंगी, खत्म कभी भी नहीं होंगी। जैसे आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर 3rd टर्म पे जाके खत्म हो जाता है, a प्लस बी होल क्यूब 4 टर्म्स पे जाके खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो माइनस में पावर होती है इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन जब वही बात है कि इसकी हायर पावर्स आना शुरू हो जाएंगी, तो वो किसकी, 2h अपॉन आर ई की हायर पावर्स आएंगी। तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ लिखेंगे हायर पावर्स ऑफ 2h अपॉन आर ई। ठीक है, 2h अपॉन आर ई की हायर पावर्स आ रही हैं। अब इनको फिर निग्लेक्ट करेंगे, इसलिए कि हमें ये निग्लेक्ट करनी है। निग्लेक्टिंग अगेन हायर पावर ऑफ 2h अपॉन आर ई। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। बस सारा कुछ खत्म हो गया और सिर्फ ये बच गया हमारे पास, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये बच रहा है। अब क्या करेंगे, इस जी को मैं वहां शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें असल तो मकसद इसका था निकालना, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, ये अब हमारे पास एक रिलेशनशिप आ रहा है, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अच्छा, ये हमारा रिजल्ट तो ये आ गया है, ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है।
अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि GH की वैल्यू कैसे रिड्यूस हो सकती है, इसलिए कि अब हम उस पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि जब हम सरफेस ऑफ अर्थ के बजाय H हाइट पर खड़े हुए हैं और वहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि G की वैल्यू होगी क्या। एक मैथ्स का उसूल और समझ लीजिए कि अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से, ये मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक ऐसे नंबर से जो लेस देन 1 है, तो ये रिड्यूस होके आपके पास 50 रह जाएगा, 100 से कम हो जाएगा। पूरा का पूरा नंबर 100 था, कम होके 50 रह जाएगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.2 से, तो फिर क्या हो जाएगा, और मजीद कम हो जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा, 20 रह जाएगा। तो बात असल में ये है कि 1 में से एक चीज माइनस हो रही है तो वो लेस देन 1 हो जाएगी। बात को जरा समझिएगा, ये जो ब्रैकेट है ये शो कर रहा है कि 1 में से कोई चीज माइनस हो रही है। जब 1 में से कोई चीज माइनस होती है तो वो लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, जब लेस देन 1 हो जाएगी तो वो पॉइंट्स में आ जाएगी, और पॉइंट्स में आने के बाद जब वो G से मल्टीप्लाई होगी तो असल G से रिड्यूस हो जाएगी। असल G की वैल्यू, जैसे असल G की वैल्यू मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 9.8 होती है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है, ये डेसिमल में वैल्यू आ जाती है, डेसिमल वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, ये 9.8 आ गई, जबकि ये वैल्यू रिड्यूस हो गए, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई जो कि लेस देन 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये भी लेस देन 9.8 बन जाएगी। तो हमारे पास G की वैल्यू, GH की वैल्यू क्या बनी, लेस देन 9.8। ये बात आप इसमें ऐड करके यहां तक आप इसको करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहां पे एक बात और लिखेंगे, इसका रिजल्ट। ठीक है, वो रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं। दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। यह है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 shows that value of G at height H decreases। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, और उसके बाद हमारा ये रिजल्ट तो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन जहन में रखिएगा इस बात को जो मैंने अभी आपको बताई कि G की वैल्यू 9.8 है, इसको डेसिमल वैल्यू से जो लेस देन 1 है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 9.8 हो जाएगी। जैसे कि 100 को डेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये छोटी हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ एक बात जहन में रखिएगा कि ये लेक्चर आपको बार बार देखना, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझना, प्रैक्टिस ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।